गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले ऑडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपना साम्राज्य कायम किया। बंगाल में अपना साम्राज्य कायम करने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने टेरिटरी को फर्दर एक्सपेंड किया और अब की बार उनकी निगाह मैसूर के ऊपर थी। मैसूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर था और वहाँ हैदर अली का शासन चल रहा था। हैदर अली एक कुशल योद्धा था और वह चाहता था कि ब्रिटिशर्स कर्नाटक में प्रवेश न करें। और ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये बात थी कि हमें अब हैदर अली को हरा के कर्नाटक के भीतर अपना साम्राज्य स्थापित करनी है। इसके लिए दोनों के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ 1767 में। इस लड़ाई में हैदर अली विजयी रहा और ब्रिटिशर्स को बाहर निकलना पड़ा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अंग्रेज़ों ने मराठा के साथ और उन्होंने निजामों के साथ मिलके कंबाइंड रूप से फिर से कर्नाटक के ऊपर अटैक किया और इस तरह से सेकेंड एंग्लो वार स्टार्ट हुआ 1780 में, जो कि 1784 तक चलता रहा। इसी बीच हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा टीपू सुल्तान वहाँ का राजा बनता है। और ये जो लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ख़त्म हुई। एक और तीसरी लड़ाई भी लड़ी गई ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में। दिस टाइम ब्रिटिश जो है वो टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई में काफ़ी कामयाब नहीं हो पाए और श्रीरंगपट्टनम की समझौता होती है 1792 में। और यहाँ पर टीपू सुल्तान को एक बहुत बड़ा भूभाग ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है और साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के एवज में ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। इस बात से टीपू सुल्तान काफ़ी परेशान था और उसने इसका बदला लेने के लिए और अपनी टेरिटरी को वापस लेने के लिए उन्होंने फिर से अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और सब्सिडरी अलायंस को मानने से इनकार किया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में लड़ा गया। टीपू सुल्तान इस लड़ाई में काफ़ी बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया और इस तरह से कर्नाटक के भीतर, मैसूर के भीतर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व कायम हो गया और सब्सिडरी अलायंस मैसूर के ऊपर थोप दी गई। अंग्रेज़ों का शुरू से ही ये चाल रहा था कि वो एक तो राजाओं को अपने साथ मिलाते थे और फिर किसी तीसरे राजा के पास युद्ध करने के लिए चले जाते थे और तोड़ फोड़ की नीति, फूट डालो और शासन करो के तहत वो डिवाइड एंड रूल की प्रैक्टिस किया करते थे। जिस मराठा और निजाम को साथ मिलकर उन्होंने मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब मराठा के ऊपर अब इनकी निगाह हो गई थी। मराठा पावर को भी वो अपने आप में मिलाने के लिए प्रयासरत हो गए थे और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ हुआ 1782 में। और यहाँ पे एक संधि हुई जिसमें 20 सालों तक के लिए शांतिपूर्ण समझौता किया गया। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो है वो फिर स्टार्ट होता है और धीरे धीरे लॉर्ड वेलेस्ली के कमान में आकर मराठा जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं और आगे चल के मराठा जो है वो भी पूरी की पूरी मराठा की जो साम्राज्य थी वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गई। थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर के रूप में माना जाता है, इसमें उनकी पूरी की पूरी टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ले ली गई और वहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिशर्स का हो गया। मराठा शक्ति जो थी एक महत्वपूर्ण शक्ति थी भारत के भीतर में। मुगलों के खिलाफ भी ये शक्ति काफ़ी गोलबंद हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी ये शक्ति गोलबंद थी, लेकिन उत्तराधिकारियों की अक्षमता की वजह से मराठा भी हार गए युद्ध और इस तरह से मराठा पावर मैसूर, कर्नाटक
बंगाल, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया। इस समय में महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब को मैनेज कर रहे थे और किसी तरह उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों से बचा के रखा हुआ था। लेकिन 1809 में अंग्रेज़ों ने अमृतसर की ट्रीटी की महाराजा रंजीत सिंह के साथ, जिसके अनुसार रंजीत सिंह को अपनी टेरिटरी एक्सपांड नहीं करना था। सतलज रिवर के तक ही उनकी सीमा तय की गई। आगे चल के महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई और पंजाब के उपजाऊ ज़मीन के ऊपर ब्रिटिशर्स का ध्यान आया और वो इसको मिलाने के लिए उन्होंने पंजाब पे अटैक भी किया। और इस 10 फरवरी 1846 को अटैक में लाहौर की ट्रीटी होती है और इस ट्रीटी के अनुसार रानी जिंदन कौर को रूलर बनाया जाता है और साउथ पार्ट जो सतलज रिवर का था उसके उधर ब्रिटिशर्स हो गए और नॉर्थ पार्ट की तरफ जो है वो रंजीत सिंह की जो पत्नी थी उनका साम्राज्य स्थापित हुआ। ये सिलसिला चलता रहा और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पूरे पंजाब को उन्होंने अपने अधीन कर लिया मार्च 1849 में। और रानी जिंदन जो थी और साथ ही साथ उनके जो बच्चे थे दिलीप सिंह जो कि माइनर थे, इन दोनों को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ये कहानी रही फर्दर जो एक्सपांसन किया ब्रिटिशर्स ने भारत के भीतर मैसूर, मराठा और पंजाब को लेकर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी अलायंस की बात आती है। इस अलायंस में ये बात कही गई थी कि देसी रियासतों के साथ अंग्रेज़ों ने कुछ अपने संधि किए, जिसके अनुसार वो देसी रियासतों को सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे ताकि दूसरे राजा उस पर अटैक न कर सके और बदले में अंग्रेज़ों की सेना को इन रियासतों को रखना पड़ता था और आगे चल के इन सेना का पूरा खर्च ये देसी रियासत उठाते थे। इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती थी और बाद में वो पूरे के पूरे पेंशन के बदले में अपना पूरा साम्राज्य ही अंग्रेज़ों को दे दिया करते थे। तो सब्सिडरी अलायंस ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस अलायंस के तहत उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों को जो कि आपस में लड़ा करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उन्होंने उसको अपने आप में समा लिया। इसके बाद डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की पॉलिसी आई। ये पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी सहायता वाली थी, जो कि लॉर्ड डलहौसी ने इसे लाया था। इसके अनुसार यदि किसी राजा के पास कोई अपनी संतान नहीं है तो वो किसी संतान को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी भी नहीं बना सकता था। और इस पॉलिसी के साथ साथ डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की पॉलिसी को लगाकर अंग्रेज़ों ने 17 झांसी और नागपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नाना साहब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, उनको उन्होंने पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। तो इस तरह से डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस और अंग्रेज़ों की कुशल सैनिक क्षमता ने भारत में लगातार अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने में मदद उनको मिलती रही और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य भारत के भीतर स्थापित कर लिया। तो आज के इस ऑडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने मैसूर, मराठा, पंजाब को अपने अधीन मिलाया और इसमें सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की क्या भूमिका रही। इस ऑडियो को आप ध्यान से देखें, सुनें, PDF फाइल को पढ़ें, क्वेश्चंस को जो दिया गया है उस क्वेश्चंस को करें और जूम सेशन में आप उपस्थित रहें। कोई डाउट्स होने से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखें और व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रेजेंट रहें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।